स्टार्ट। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बालिकाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से योजना बनाई है कि जहां जहां उनके छात्रावास है उनको वहां स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और वहीं उनका उपचार किया जाएगा। कई केंद्रों में शिशु सदन भी बने हैं, लेकिन वहाँ बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, मैं चाहूँगा कि अपनी सरकार भी इस दृष्टि से सोचे। केवल अनुदान देने की बात ही नहीं होनी चाहिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से योजना का निर्माण करना चाहिए। विराम। जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने आपको देशद्रोही नहीं माने, इस दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए और वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिससे उनको अकेलापन महसूस न हो। केवल 100 या 150 रुपए की पेंशन देने के बाद हम अपने कार्य की इति समझ लें, यह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को सोचें तो हमारे मंत्रालय का जो उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह फलीभूत हो सकेगा। हमें गरीबों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए पूरी तरह से सोचकर उनके हित की योजनाएं बनानी चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए। पैरा। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वे युवा हैं और अति परिश्रमी हैं। मैं आशा करता हूँ कि उनकी कार्यावधि के दौरान श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। भारत में दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिक बहुतायत में है। हम औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित राष्ट्रों में से भी एक हैं। हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधार बहुत ही सुदृढ़ है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन समस्त उपलब्धियों के पीछे जो श्रम बल है, देश में निरंतर उनकी उपेक्षा की जा रही है। दिन प्रतिदिन उनके जीवन स्तर में गिरावट आती जा रही है। चाहे कोई वैज्ञानिक आत्महत्या करे अथवा किसी बंद मिल में मजदूर भूखा मरे, इससे सरकार द्वारा बरती जा रही उपेक्षा प्रमाणित होती है। देश में अनेक उद्योग रुग्ण इकाई के रूप में बंद हो रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं से मिल मालिक भारी मात्रा में ऋण लेते हैं और उस धनराशि को उद्योग की उन्नति में लगाने के बजाय संपूर्ण राशि हड़प कर जाते हैं और कई इकाई को रुग्ण घोषित कर देते हैं। पैरा। सभापति महोदय, गत और आगत वर्षों की संविदा वेला की आसपास इस वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख वैज्ञानिकों का यह मिलन एक तरह से प्रतीकात्मक है। यह इस बात का स्मरण कराता है कि राजनीति और विज्ञान को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। हम एक नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह 7वां दशक एक प्रकार से निर्णायक दशक का दशक होगा और ऐसा दशक होगा कि जिसमें सामाजिक व आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर लेंगे। पैरा। पिछले कुछ महीने काफ़ी उत्तेजनात्मक रहे हैं। तेजी से
और नाटकीय घटनाएं हुई है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि हर तरफ बढ़ती आकांक्षाओं का वातावरण है। लोग चाहते हैं कि काम तत्काल हो और नतीजे जल्दी सामने आए। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से आगे अधिक तेजी से बढ़ा जा सकता है। हाँ, कोई जादुई हल नहीं हो सकता, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी हो सकती है और यह बहुत आवश्यक भी है। हम काम करने के तौर तरीकों को प्रशासन में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके बदल सकते हैं। विराम 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों के लिए वे सारे लाभ पहुंचाने हेतु एक प्रस्ताव रखा था जो ज्ञान विज्ञान के प्राप्त प्रयोग से अर्जित हो सकते हैं। इससे सरकार और हमारे वैज्ञानिकों पर एक विशेष दायित्व आ गया है। पैरा, हम विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन मानते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ केवल उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन। विज्ञान का वितरण से भी उतना ही संबंध है जितना कि उत्पादन से। विराम, इसमें निहित है भौतिक और मानवीय साधनों, यंत्रों व सामाजिक संगठन का अच्छे से अच्छा उपयोग ताकि जनहित के कामों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे। वैसे तो मानव कल्याण के लिए राष्ट्रों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज संसार की जो रचना है उसमें हमें इन्हीं सीमाओं के भीतर सोचना पड़ता है कि सरकारें अपनी अपनी जनता के लिए क्या कर सकती है। फिर भी हमारी शहरी आबादी के एक वर्ग को छोड़कर हमारा समाज प्राय वैसा ही है जैसा प्रौद्योगिक विकास से पहले था। जब तक हम अपने सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं बढ़ाते, तब तक हमारे वैज्ञानिक प्रयास समाज के छोरों को ही छू पाएंगे और देश बहुत पीछे रह जाएगा। पैरा, सभापति महोदय, किसी भी देश में चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी या साम्यवादी, वैज्ञानिक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वभौम स्तर का विकास करना और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति एक युक्ति संगत दृष्टिकोण रखना। फिर भी समाज के अल्पतंत्रीय या श्रेणीबद्ध पहलू वैज्ञानिक समुदाय को प्रभावित करते हैं। अतः जब तक हम वैज्ञानिक परंपरा और अपने से ऊपर वालों से पड़ने वाले दबावों का मुकाबला करने हेतु अपने इस दायित्व के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक वे अपना ऐसा समुदाय नहीं बना सकते हैं जिसकी विशेषता वास्तव में वैज्ञानिक हो। केवल वैज्ञानिक समुदाय की श्रेणीबद्धता ही उद्देश्यपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण ढंग से इन क्रियाओं को करने में समर्थ है। यह नहीं कि भिन्न या नए विचारों का दमन करने में। पैरा, स्पष्ट है कि एक बार कुछ फैसले हो जाने पर वैज्ञानिक समुदाय के हर व्यक्ति को अपने अपने नियत काम को पूरा करने के लिए अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार पूरी तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए। असल कसौटी यह है कि वैज्ञानिक वर्ग गतिशील और उग्रदृष्टा है या नहीं। यद्यपि हर वैज्ञानिक, चाहे
वह किसी भी हैसियत या अवस्था का हो, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकता है और यह महसूस कर सकता है कि मैं किसी एक टीम का सदस्य हूँ। हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी में जो प्रचुर प्रतिभा है, उसके अबाध विकास के पूरे पूरे अवसर हैं या नहीं? क्या वैज्ञानिक वर्ग आत्मलोचक है या वह नित नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? जैसा कि हम देखते हैं, वैज्ञानिक किस प्रकार बड़े सहयोग और सौहार्द के साथ मिलकर काम करते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रमा पर पहुंचने और मंगल व शुक्र की खोज की परियोजनाओं में मिलता है, जहां अनेक विषयों और शाखाओं के हजारों विशेषज्ञ कितनी स्वेच्छा और लगन से एक ही साध्य के लिए जुटे हुए हैं। फिर भी यह समुदाय बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने लक्ष्यों व कामों के बारे में विचार करने के अलावा आलोचना भी करता है। पहले तो केवल सेनाओं में ही बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ मिलकर अनुशासित ढंग से काम किया करते थे, परंतु आज विशाल व जटिल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रयास हो रहे हैं। वे सरकारी आदेशों के कारण नहीं, बल्कि अनुशासन की भावना के कारण संभव हो सके। विराम।